उसी तरह आर्थिक तंगी के साथ साथ पढ़ाई की बहुत बड़ी क्षति हो गई है। कहना है कि लॉकडाउन कब तक चलेगा ये सरकार को भी नहीं पता है। जब तक बीमारियां बढ़ती जाएंगी तब तक ये लॉकडाउन बढ़ेगा, और सरकार अगर छूट देती भी है तो हमें घर पर ही कोशिश करना है कि रहें और बीमारी से बचते रहेंगे जब तक इसका इलाज ना मिले। पहली बात तो ये है कि मैं ये वीडियो में सभी क्लास के बारे में कह रहा हूँ। बाद में मैं अलग अलग क्लास वाइज वीडियो बनाऊंगा जो उनके सिलेबस के आधार पे होगा। अभी इस वीडियो में मैं सभी क्लास के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कहने जा रहा हूँ। इसे आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश भी करेंगे। जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मैं उन्हें एक बार फिर से मुबारकबाद दे दूं और उन्हें ये ख़ास संदेश देना चाहूँगा कि अभी रमज़ान का महीना है और वो इबादत में भी लगे हैं। अल इतबार का इबादत के लिए उन्हें बहुत सारे वक्त मिल गए हैं और वो ऊपर वाले से ये दुआ भी करेंगे कि हम इस बीमारी से जल्द छुटकारा पा लें और भारत देश में जितने भी लोग हैं वो सब इस बीमारी से बचें और भारत को इस बीमारी से दूर किया जा सके। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले स्टडी की बात हम करेंगे, हम पढ़ाई कैसे शुरू करेंगे। पार्ट थर्ड वाले की पहली मैं बात कर लूँ। पार्ट थर्ड वाले बीकॉम पार्ट थर्ड वाले की स्टडी मैं अभी स्टार्ट नहीं करूँगा कुछ दिन। उनके लिए सबसे पहले जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है मैनेजमेंट अकाउंट का, वो मैनेजमेंट अकाउंट पूरा चैप्टर्स जो हैं उन चैप्टर्स में मैं कुछ चैप्टर्स सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। उन चैप्टर के सेलेक्ट करने के बाद लगभग 4 चैप्टर मैं सेलेक्ट करूँगा और उन 4 चैप्टर को वो 3 डेज़ का मैंने उन्हें अल्टीमेट टाइम दे चुका हूँ। कल रात में ही मैंने व्हाट्सएप सबको ग्रुप पे किया था और उस अल्टीमेट के आधार पे मैं आज उन्हें वो 4 चैप्टर व्हाट्सएप पे ही सेंड करूँगा और वो 4 चैप्टर का 3 दिन में रिवीजन करेंगे और इसका टेस्ट ऑनलाइन ही होगा। वो कैसे होगा, मैं ग्रुप में सबको वीडियो कॉल करूँगा। उस वीडियो कॉल में मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट है सबको मैं कॉल करूँगा। सब उस समय मैं व्हाट्सएप करूँगा कि उस समय सब ऑनलाइन रहेंगे। जो ऑनलाइन नहीं रहेंगे वो टेस्ट से बाहर रहेंगे और उन्हें दोबारा टेस्ट भी नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए कॉन्शियस रहेंगे। मेरा साथ अगर आप चाहते हैं तो आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा इससे बचना चाह रहा है वो पहले ही बच जाए। मैं उन्हें बार बार कोशिश नहीं करूँगा, बार बार उसे सिर्फ समझा सकता हूँ। ये मारने या पीटने की बात नहीं आती, बस उसे समझाया जा सकता है कि वो पढ़ें और अपने लाइफ को आगे अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हाँ, मैं बता रहा था वीडियो कॉल करूँगा। उस वीडियो कॉल में मैंने 1 घंटे का टाइम रखा है। 1 घंटे का वीडियो कॉल होगा और मैं उसके 10 मिनट पहले क्वेश्चन सेंड करूँगा। वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपके बुक से बाहर का हो, लेकिन सिलेबस का ही होगा। क्योंकि अगर बुक से बाहर में रखने का मकसद ये है कि मैं आपके बुक से अगर क्वेश्चन देता हूँ तो हो सकता है कुछ बच्चे कॉपी करने की कोशिश करें, क्योंकि टेस्ट ऑनलाइन है, आप घर पे ही होंगे, कोचिंग में तो आएंगे नहीं, लॉकडाउन है। तो आप बुक का सहारा ले सकते हैं, चीटिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन आउट ऑफ बुक होंगे, हो सकते हैं कुछ क्वेश्चन आपके बुक के भी हो सकते हैं। 5-10 मिनट मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने का टाइम दूंगा, फिर सबको वीडियो कॉल में ऐड कर लूँगा और उसके बाद वो सभी वीडियो कॉल को अपने सब बच्चे कॉपी और पेन से अपने मोबाइल को, अब जहाँ पर वो बैठेंगे अपने मोबाइल को अपने सामने रखेंगे, ताकि मैं उस वीडियो से उस सभी बच्चों को वॉच करता रहूँ। मैं अपने स्क्रीन के सामने 1 घंटे पूरे बैठा रहूँगा और सभी को वॉच करूँगा। ईमानदारी से मैं बैठूँगा और ईमानदारी से आप भी टेस्ट देंगे। पार्ट थर्ड के लिए बस इतना ही। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में आप करूँगा। फिर मैं आ जाता हूँ पार्ट 2 की बात। इनकी भी प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसे पार्ट थर्ड के लिए टेस्ट की प्रक्रिया है। इनका सिलेबस भी कंप्लीट है। पार्ट 2 पाटलिपुत्रा
यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, इनका सिलेबस कंप्लीट है, 2 बार रिवीजन हो चुका है, इनका टेस्ट होगा। मैं उनका आज ग्रुप बनाने जा रहा हूँ। उनको भी मैं क्वेश्चन सेंड करूँगा और ग्रुप बनाकर उनका भी वैसे ही टेस्ट होगा जैसे पार्ट 3 वाले का है। अब मैं आता हूँ पार्ट 1। जो बच्चे पार्ट 1 में पढ़ रहे थे, जिनका एग्ज़ाम अभी होने वाला था, यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, इनका भी सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन लगभग 2 बार हो चुका है, इनका भी टेस्ट होगा। लेकिन मैंने अभी इनका ग्रुप नहीं बनाया है, 4 दिन टाइम लगेगा इनको भी ग्रुप में मैं ऐड करूँगा और इनका भी टेस्ट ज़रूर लूँगा। ये भी तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। इनको भी जल्द ही वीडियो लॉन्च करके क्वेश्चन बना के मैं संपर्क स्थापित करने की कोशिश करूँगा। अब मैं सबसे ज़्यादा टाइम अभी अपने नए बैच जो क्लास 12th पास आउट हैं, मैं उसे फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं और बहुत खुश हूं कि मेरे सभी बच्चे पास कर चुके हैं और सभी अच्छे नंबर से पास हुए हैं। उनके लिए कहना है कि वो घबराएं नहीं, कि मायूस भी ना हो कि 12th क्लास मैंने अच्छे से पास कर लिया, लेकिन आगे की पढ़ाई में बड़ा अड़चन लॉकडाउन या कोरोना वायरस है। ये अड़चन नहीं, ये आपकी सेफ्टी है। 12th क्लास पास करने के बाद बीकॉम पार्ट 1 की बात मैं भी नहीं कर रहा। मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि उनके मन में, उनके मस्तिष्क में ये बातें घूम रही हैं कि मैं अब बीकॉम करूँ कि ना करूँ। बीकॉम करना चाहते भी हैं और नहीं भी चाहते। उनके दिमाग में बहुत सारे अभी वो कभी नेट पे सर्च कर रहे हैं, कभी वो इस कॉलेज की बात करते हैं, कभी वो उस कॉलेज की बात करते हैं। वो कंफ्यूज हो चुके हैं। कुछ बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे सवाल किया, कॉलिंग पे सब क्वेश्चन किया कि सर क्या करें। उनका सवाल ये था कि मैं तो बीकॉम पार्ट 1 में तो बीकॉम में ही एडमिशन लूँगा, लेकिन कॉलेज कौन सा होगा। किसी बच्चे का ये सवाल था कि मैं कॉलेज नहीं करना चाहता, एडमिशन तो लेना चाहता हूँ, लेकिन रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकता क्योंकि मेरे घर में बिजनेस है, काम है, मैं रेगुलर नहीं जा पाता, तो मैं किस कॉलेज में एडमिशन लूँ। कुछ बच्चे बीबीए की ओर पूछते हैं कि बीबीए क्या होता है, बीसीए के बारे में पूछते हैं कि सर ये कैसा है, और अलग अलग सवाल उनके दिमाग में घूमते हैं। तो मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप जब मैट्रिक पास किए तो आपका डिसीजन क्या था? आपका डिसीजन था कॉमर्स। अगर ये डिसीजन दोस्तों के कॉमर्स लेने के बाद आपके मन में ये ख्याल आया कि मेरा दोस्त कॉमर्स लेता है तो मैं भी लूँगा, तो फिर आपका इलाज नहीं है। अगर आपने किसी मकसद के तहत कॉमर्स लिया कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो मैं इस फील्ड में जाऊँगा, उनके लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये सोच कर आए थे कि मैं कॉमर्स आईकॉम करूँगा, तो आगे भी आपको कॉमर्स रखना चाहिए था, क्योंकि बीबीए कॉमर्स के सिलेबस से हल्का सिलेबस है। इसके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, बिजनेस लाइन ज़्यादा है, प्राइवेट जॉब बीबीए में होते हैं, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है इसका। बीकॉम में अगर आते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की भी बहुत सारी वैकेंसीज, एज ए अकाउंटेंट, एज ए जूनियर अकाउंटेंट, एज ए अकाउंटेंट विथ कम क्लर्क, प्राइवेट जॉब भी इसके बहुत सारे होते हैं। सिलेबस भी इसके बहुत अच्छे हैं। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद किसी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट वर्क कर सकते हैं। मैंने कैट को एज ए अकाउंटेंट वर्क दिलाया भी है, इसी कोचिंग के बच्चों को। आप जानते हैं बेहतर, नहीं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपसे उन बच्चों से मिलवा भी दूंगा लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद। तो आपको बात समझ में आ गई होगी मेरा इशारा किस तरफ है कि आप बीकॉम में ही एडमिशन लें, क्योंकि इसमें आर्थिक स्थिति से भी कोई फ़र्क नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते, आप बहुत अच्छे सिलेबस को पढ़ भी सकते हैं और बहुत कम में भी पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, कॉलेज के ऊपर मैं आता हूँ। कॉलेज पहले मगध यूनिवर्सिटी था, जो लास्ट ईयर अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी लॉकडाउन की वजह से रुक गया।
अभी जो कॉलेज है वो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी जो आपके अगल बगल दिखता है। ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन पटना सिटी के बच्चे ज़्यादातर इन्हीं दो जगह प्रेफरेंस करते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी उन कॉलेजेस को मान्यता दिया है जो मगध यूनिवर्सिटी के आधार पर काम कर रहे थे, जैसे BNR, ओरिएंटल कॉलेज, GGS, जितने भी +2 स्कूल्स हैं वो पाटलिपुत्रा में हैं। पटना कॉलेज में जो कॉलेजेस आते हैं, जैसे कॉमर्स के लिए सिर्फ वाणिज्य महाविद्यालय, जिसमें रेगुलर क्लास करना होगा, एंट्रेंस पहले एग्ज़ाम देना होता है, फिर लिस्ट आती है, पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट। इन लिस्ट में नाम जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आपको एडमिशन मिलेगा। लिस्ट में नाम नहीं आएगा आपका एडमिशन नहीं होता है। रेगुलर क्लास फिर करने होंगे पूरे 3 साल, तब जाके आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। अगर क्लास से बचना है, क्लास कम जाना है या प्रॉब्लम्स है, तो पाटलिपुत्रा के जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे क्लासेस बहुत कम है, 1 ही घंटे क्लास होते हैं, आप वहाँ से फिर बैक आके अपने घर के काम को, पढ़ाई को स्टडी कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो पहली बात आ गई कि ना ही एडमिशन कहीं हो रहा है और ना ही एंट्रेंस की बात आ रही है। पटना यूनिवर्सिटी का शायद एक बच्चे ने फ़ोन किया था कि सर ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है, मैं क्या भर दूँ, 1000 रुपया लग रहा है, अगर फॉर्म भर देता हूँ तो एंट्रेंस देना पड़ेगा। तो वो ऐसा कर सकते हैं, अगर हो रहा है तो अगर रेगुलर क्लास करना चाहें तो वो वहाँ जा सकते हैं। एनीवे, उसमें मैं कोई बात नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ कि BCom पार्ट 1 में जब अब आप आने की सोच लेते हैं कि मुझे BCom पार्ट 1 में आ जाना है, मुझे क्लास करना है, और BCom पार्ट 1 में जो अकाउंट्स है, जो ऑनर्स पेपर है, सबसे ज़रूरी बात जो मैं आपको सिलेबस समझाने जा रहा हूँ, BCom पार्ट 1 वाले बच्चे जो बिल्कुल नए हैं ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन का मतलब वो नहीं जानते, ग्रेजुएट क्या होता है उन्हें नहीं पता। ग्रेजुएट का मतलब एक ऐसी उपाधि है जिसमें आप एडमिशन लेने जाते हैं, जिसके करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद अगर सरकारी नौकरी की बात की जाए तो आपको इसमें फर्स्ट क्लास ऑफिसर और सेकंड क्लास ऑफिसर की नौकरी मिलती है, मतलब ग्रुप A और ग्रुप B। यानी IAS अगर आपको बनना है तो BA, BSc या BCom या किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन आपको करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी नौकरी, सबसे बड़ा पद हासिल करने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको हर वीडियो में ग्रेजुएशन के बारे में बताता रहूँगा कि इससे करने से क्या फ़ायदे हैं, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, कॉमर्स लेने से क्या फ़ायदे होंगे, आप उससे किस किस फील्ड में जा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों हैं कॉमर्स लेने पर। दूसरी बात है कि BCom में जब आप आए तो आपका सिलेबस आप लिखेंगे, अगर आपको यहाँ पे मैं बच्चों से BCom पार्ट 1 में जो बच्चे जा रहे हैं न्यू कैंडिडेट, मैं आग्रह करूँगा, मैं बातें यहाँ पे बहुत आराम से स्लो बताऊँगा ताकि आप उसे राइट डाउन कर सकें। पहला जो सब्जेक्ट है BCom पार्ट 1 में वो है फिनेंशियल अकाउंट, हिंदी में वित्तीय लेखांकन। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है SM शुक्ला, डॉक्टर SM शुक्ला की बुक आपको पढ़नी होती है। दूसरा जो बुक है आपका, जो ऑनर्स पेपर ही, अकाउंट एक ऑनर्स पेपर हो गया, लिख लिया आपने, उसके सामने 100 नंबर लिख दीजिए, 100 मार्क्स का ये सिलेबस है। दूसरा सब्जेक्ट जो आपका आता है वो है सर ऑडिटिंग, यानी ऑडिट। ऑडिट को हिंदी में हम लोग, सॉरी हिंदी भूल गया मैं, बताऊंगा थोड़ी देर में, हाँ सॉरी याद आ गया, अंकेक्षण। अंकेक्षण की ये बुक है ऑडिट, हिंदी में अंकेक्षण इसको कहते हैं। ऑडिट भी 100 नंबर का है। तो कितने हो गए सर, पहला आपका जो ऑनर्स पेपर हो गया फिनेंशियल अकाउंट 100 नंबर का, दूसरा आपका ऑनर्स हो गया ऑडिट, ये भी 100 नंबर का, यानी टोटल कुल 200 नंबर के ऑनर्स पेपर आपके हो गए।
पहला अकाउंट जो है वो जैसे आपने 12th में पढ़ा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कुछ थ्योरी क्वेश्चन भी उसमें होते हैं, जैसे 12th में था वैसे ही बुक है। बहुत मोटी बुक नहीं है, पतली बुक, 12th से पतली बुक है। लगभग 12 से 13 चैप्टर्स है इसमें, जो आराम से हम पढ़ सकते हैं। कुछ चैप्टर अकाउंट्स में थ्योरी है, मतलब लगभग मान के चलिए 5-6 चैप्टर जो मेरे शुरू के 3-4 चैप्टर जो है कंप्लीट थ्योरी है, जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको उसका नाम बताऊंगा, वो सिलेबस के अभी सिलेबस आप सुन लीजिए, फिर मैं चैप्टर पे जब आऊँगा तो फिर आपको मैं नाम भी बताऊंगा। दूसरा, ऑनर्स पेपर जो है वो आपका प्रैक्टिकल नहीं है, वो कंप्लीटली थ्योरी है। जस्ट लाइक ए 12th में जैसे आपने BST बिजनेस स्टडीज पढ़ा था, वैसे ही यहाँ ऑडिट है, लेकिन यहाँ पर ऑडिट को ऑनर्स पेपर में रखा गया। मतलब जिस तरह 12th में आपके सर ने कहा था कि बच्चों अगर अकाउंट्स में 45 नंबर नहीं आया तो आप पास तो हो जाओगे, 30 नंबर से ऊपर में पास तो हो जाओगे, लेकिन 45 नंबर से कम आता है तो कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनर्स पेपर है। यानी कहने का मतलब बीकॉम पार्ट 1 में, फिर से मेरी बात सुनिएगा, बीकॉम पार्ट 1 में ऑनर्स पेपर 2 हैं। पहला फिनेंशियल अकाउंट और दूसरा ऑडिट, यानी कुल 200 नंबर हैं। इन दोनों में टोटल एग्ज़ाम में पास होने के लिए फर्स्ट ईयर का जब आपका कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, तो अगर इसमें पास करना है तो आपको दोनों मिलाकर, जैसे 12th में 100 नंबर का अकाउंट्स में 45 लाना था कम से कम, तभी ऑनर्स पेपर मिलेगा। उसी तरह बीकॉम पार्ट 1 में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो इन 200 नंबर के जो ऑनर्स हैं, इन दोनों को मिलाकर 90 नंबर, यानी 200 में 90 नंबर कम से कम लाने होंगे, नहीं तो आप सेकेंड ईयर में नहीं जा पाएंगे, आप फेल कर जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी आपकी कि मैंने फिर से कहा कि आपको बीकॉम पार्ट 1 में जो ऑनर्स पेपर हैं 200 नंबर के हैं, उसमें आपको कम से कम पास करने के लिए पार्ट 2 में एडमिशन, यानी पार्ट 1 के बाद जब पार्ट 2 में एडमिशन लेंगे तो आपके नंबर कम से कम 90 दोनों मिलाकर, यानी 45 नहीं कि एक में 50 हो सकता है, दूसरे में 40 हो सकता है, कम से कम 90, 91 हो तो अच्छा है, 100 हो तो अच्छा है, 110, 120 वो आपके ऊपर, आप कितना ला सकते हो, लेकिन कम से कम 90 लाना है। एक नंबर भी अगर कम होता है, सुन लीजिए, 90 के जगह 89 नंबर आता है या 85 या 80 आ जाता है तो आप दोनों ऑनर्स में फेल हो जाएंगे, दोनों नंबर में फेल हो जाएंगे। तो ऑनर्स की बात समझ में आ गई आपको कि ऑनर्स पेपर 200 के हैं, कम से कम 90 नंबर हमको लाना है आगे जाने के लिए। अगर नहीं लाते, कम आता है नंबर, तो फेल कर जाएंगे। ये 2 पेपर आप लिख चुके हैं, पहला ऑनर्स पेपर अकाउंट्स, दूसरा ऑनर्स पेपर ऑडिट। अब मैं नेक्स्ट पेपर, तीसरे पेपर सब्सिडरी पेपर पे आता हूँ। सब्सिडरी पेपर का मतलब जो ऑनर्स पेपर ना हो, ऑनर्स पेपर ना हो,